जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस बुक है, यूटेरिया बुक से है। 15वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट में ला चुका हूं, जिसमें 75 जीएस, जीके एंड करंट अफेयर तीनों मिलाकर 75 प्रश्न हैं। यदि आप लोग पीछे 14 नंबर तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसे देख लें दोस्तों, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और उसे रिवीजन कर लें एक बार, यदि आप लोग देख चुके हैं तो एक बार उसे रिवीजन कर लें। और भारतीय संविधान से संबंधित पूरी वीडियो चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ घटना चक्र बुक से। भारतीय इतिहास से भी पूरी वीडियो मैं घटना चक्र के बुक से अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं जाकर उसे देखें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं 15वां नंबर वीडियो को, 15वां नंबर प्रैक्टिस सेट को यूटेरिया का। इसे आज हम लोग देखेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें है इसमें दिया गया है 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, जिसे हेली शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, विश्व 23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी खजुराहो में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कहाँ किया गया? खजुराहो में किया गया। खजुराहो में किया गया। इसके मंत्री कौन है? ज्योति उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो खजुराहो में हेली समिट विश्व 23 उड़ान का उड्डयन किया गया। इस सम्मेलन का थीम था अंतिम मील का पहुंचना, यानी हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 2 में है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वित्त मंत्रालय द्वारा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? तो ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है घाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। घाना ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 4 में है, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, इसमें है मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति पुनः बना दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए क्यूबा का राष्ट्रपति पुनः बना दिया गया है। मिगुएल डियाज कैनेल को क्यूबा का राष्ट्रपति बना दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्यूबा का यदि राजधानी पूछे तो हवाना होता है दोस्तों। क्यूबा का राजधानी हवाना है और इसकी मुद्रा क्यूबन पेसो है। क्यूबा की मुद्रा क्यूबन पेसो है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। इसमें गिफ्ट सिटी के नाम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष हसमुख अधिया बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हसमुख अधिया, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में स्थित है, उसके नए अध्यक्ष बने हैं हसमुख अधिया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में है कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? तो 3D
तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बेंगलुरु में स्थित है हलासूरू डाकघर बेंगलुरु में भारत का पहला 3D तकनीक से निर्मित डाकघर को स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बेंगलुरु के कहा, हलासूरू में, बेंगलुरु के हलासूरू में 3D तकनीक से डाकघर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय था। तो विश्व डाउन सिंड्रोम 2023 का विषय था हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ हमारे लिए नहीं, इसका थीम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जिसमें व्यक्ति एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ जन्म लेता है। गुणसूत्र से संबंधित यह रोग है जिसमें एक व्यक्ति को अतिरिक्त गुणसूत्र का जन्म होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और पहली बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था 2016 में, पहली बार मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 10 प्रश्न की ओर चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 को से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है और सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था शिव शंकरी को। इनकी कृति क्या है? सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 का दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? किस राशि पर सीमित कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी 15,000 राशि पर सीमित कर दिया गया है। कह रहा है कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 में ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित किया है? तो 15,000 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में है? तो अरेबिका रोबस्टा है जो कपास की किस्में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अरेबिका रोबस्टा कपास की किस्में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा गया है भारत निम्नलिखित में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन नहीं है से हमसे प्रश्न पूछा है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें से। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, धनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और सुमनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इनमें से कोई है जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कोई नहीं है जो नहीं है, बाकी सब है इसमें। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील से है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील से है। यह अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो ये तीनों है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसमें से कोई ऐसा नदी नहीं है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया है कौन वायुजनित रोग के उदाहरण है? तो वायुजनित रोग के उदाहरण कौन है? यह प्रश्न पूछा गया है हमसे। तो वायुजनित रोग का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1 खसरा। खसरा है जो वायुजनित रोग के उदाहरण है। वायु संचरण द्वारा फैलने वाले संक्रमण है खसरा। और कुछ और रोग हैं जैसे चिकन पॉक्स, ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, ये आदि जो रोग हैं वो वायु द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा गया निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में
आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बांका जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन वे वन हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर की अधिक होती है। किशनगंज, पश्चिम बंगाल आदि से इसी क्षेत्र के वन पाई जाती है। तो बांका में 120 सेंटीमीटर का वर्षा नहीं हो पाता है, किशनगंज और पश्चिम चंपारण में होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है जो बांका आर्द्र पर्णपाती वन नहीं है। 16 नंबर प्रश्न में चलें। 16 में दिया गया है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। माध्यमिक शिक्षक होते हैं जो राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य के द्वारा भी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है और स्थानीय निकाय के द्वारा भी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। स्नातक माध्यमिक शिक्षक के द्वारा भी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 338 में यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखें तो आर्टिकल 338 का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 38 का ए हो गया, 338 का ए, ठीक है। और यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है अनुच्छेद 338 का बी। अनुच्छेद 338 का बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आएगा दोस्तों। और राज्य भाषा आयोग आएगा किसमें? अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा आयोग अनुच्छेद 344 में आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है कि राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया जो कला से, साहित्य से, खेल आदि क्षेत्रों से में अहम योगदान रखता है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राज्य भाषा की संरचना अनुच्छेद 80 में ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में बिल्कुल सही है। राज्यसभा की संरचना 80 में। लोकसभा की संरचना 81 में ये भी सही है। भारत का महान्यवादी अनुच्छेद 76 में ये भी सही है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 में ये गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। कह रहा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए की जा सकती है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पहली बार जब आपात की घोषणा की जाती है तो 6 महीने तक घोषणा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के 5 के प्रावधान के तहत संसद द्वारा अनुमोदित आपात की घोषणा 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद
परिवर्तित नहीं रहेगी। तो 6 माह तक ही 6 महीने तक रहती है प्रथम बात यदि घोषित होती है तो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति परिकलन समिति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। परिकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। परिकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और 30 होते हैं लोकसभा के। लोकसभा से 30 के 30 सदस्य होते हैं। यदि हम लोक लेखा समिति के बारे में देखें तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और उसी तरह लोक उपकरण समिति को देखें, इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोक उपकरण में भी सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होती है। याचिका समिति में देखें तो याचिका समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है। नेक्स्ट, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। इसमें दिया गया है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कितना होगा? 15% होगा। जबकि प्रतिशत हमसे नहीं पूछा है दोस्तों। इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकती है। ऑप्शन नंबर, यदि प्रतिशत बोले तो 15 होगा और न्यूनतम संख्या पूछा है तो 12 होगा। इस प्रश्न को समझने वाली बात है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो कम से कम मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए। किसी भी राज्य में कम से कम मुख्यमंत्री को लेकर 12 होनी चाहिए। और अधिकतम है जो किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या 15% होगा। अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 होनी चाहिए। 100 प्रश्न दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क में विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 164 के क में दिया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी 164 में। और इसके अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 15%, अधिकतम पूछे तो 15%, जबकि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कम से कितनी होनी चाहिए? तो 12 होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी? 12 होनी चाहिए, ना कि 12%। न्यूनतम 12 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में दिया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 में है। प्रश्न नंबर 23 में दिया गया है राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग एक है। तो राज्य वित्त आयोग क्या है? तो राज्य वित्त आयोग वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के झ में पंचायतों में संबंधित एक भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के म में नगर निकायों से संबंधित वित्त आयोग की चर्चा है। राज्य वित्त आयोग राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच संपत्ति के बंटवारे के संबंध में सुझाव देता है। तो एक केंद्रीय वित्त आयोग है, वो भी एक संवैधानिक संस्था है और राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 24 में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां दी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में दिया गया है। 25 में है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित कौन सी समिति है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा गया है। चुनाव सुधार से समिति है कौन? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चुनाव सुधार से दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देश चुनाव सुधार से है। जब जीवी राव समिति को देखें तो जीवी राव समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से है। जीवी राव समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन। अशोक मेहता समिति को देखें तो पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा बनाने के संबंधित में थे, जो द्विसदनीय बनाना चाहते थे अशोक मेहता समिति। एल एम सिंघवी समिति पंचायती राज को पुनर्शक्तिकरण किया गया एल एम सिंघवी समिति द्वारा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 26 की ओर। कहा जा रहा खादी का अर्थशास्त्र एक चंपारण में महात्मा गांधी जैसे कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें से 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि उनकी कृति देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी दो पुस्तक लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और यदि हम देखें पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का, तो भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पर उन्होंने बुक लिखे थे ये। और इसमें पीर मोहम्मद यूनिस है जो चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखे थे। पीर मोहम्मद यूनिस चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखे थे। और शिव पूजन सहाय विभूति नामक पुस्तक लिखे हैं शिव पूजन सहाय। तो ऑप्शन नंबर सी खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किसने लिखे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर दोस्तों। 27 में दिया गया है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम राज्यपाल, भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख वकील और राजनेता थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल और बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड रीडिंग थे जो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। तो लॉर्ड रीडिंग का यदि कार्यकाल देखें दोस्तों, तो इनका कार्यकाल था 1921 से लेकर के 1926 तक लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। ये मात्र यहूदी वायसराय थे। और इनके कार्यकाल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी। ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 29 में। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है? तो निम्नलिखित वर्गों में से 1857 के विद्रोह का भाग किसने नहीं लिया है? तो खेतीहर मजदूर ये भाग लिया था 1857 में, और साहूकार जो थे 1857 में भाग नहीं लिया था, और शिक्षित वर्ग भी थे जो 1857 में भाग नहीं लिए थे, और जमींदार भी थे जो 1857 में भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2, 3 और 4 हैं जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इस विद्रोह में मूलतः सैनिक, राजा, रजवाड़े और कुछ क्षेत्रों में कृषि एवं मजदूर भी शामिल थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 में दिया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है। प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, एक अखिल भारतीय संघ। 4 ऑप्शन इसमें से ऑप्शन नंबर बी केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन है, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी। केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जबकि 1919 के अधिनियम से प्रांतों में लागू द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांत में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1935 में केवल केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, न कि केंद्र और राज्य दोनों में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये सही नहीं है, बाकी सारा सही है। 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता थी, द्विसदनीय विधानमंडल था, और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 में। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, इसमें है बंगाल विभाजन। 31 में बंगाल विभाजन की तिथि को प्रभावित हुई थी। तो बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुई, ये प्रश्न दिया गया है। तो बंगाल विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 की तिथि को प्रभावित हुई थी, यानी लागू हुआ था। यदि हम इसमें देखें 20 जुलाई 1905, तो 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था कि कर्जन ने यह घोषणा किया था कि मैं 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया जाएगा। ये घोषणा कर्जन ने किया था। जबकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया था, 7 अगस्त 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।
और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को ही पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण भारत बंगाल में एकता प्रदर्शन करने के लिए राखी दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है 32 में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। और यह 17वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन में भाग लिए थे। और जबकि गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 के बेलगांव में बने हैं। साथ ही आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 32 में। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पूछा गया इसमें कौन कब आया है, इसके बारे में कालक्रम के अनुसार सजाना है हमको। तो हम समझाएंगे दोस्तों इसमें। देखिए पहले सबसे पहले क्या था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? तो मार्च 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, मार्च 1930 में। यदि हम देखें इसमें पूना समझौता, तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है दोस्तों। कब? 1932 में, 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता होता है। ठीक है। यदि हम देखें सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त को होता है। 16 अगस्त को सांप्रदायिक पंचाट होता है। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट होता है। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट होता है दोस्तों। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को। दिल्ली समझौता यदि हम देखें तो दिल्ली समझौता आपको 5 फरवरी 1931 को होता है। दिल्ली समझौता 5 फेब 1931 को दिल्ली समझौता होता है। तो हम यदि देखें इसमें क्या आ गया मैच करने के लिए, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1930 में आता है। मार्च 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है। उसके बाद दिल्ली समझौता होता है 5 फरवरी 1931 को दिल्ली समझौता होता है। उसके बाद एक के बाद 4 ऑप्शन नंबर सी में और बी में है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है पूना समझौता। उसके बाद होता है सांप्रदायिक पंचाट। दिल्ली समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। दिल्ली समझौता को 5 फरवरी 1931 में जो होता है दिल्ली समझौता, उसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। एक के बाद 4। उसके बाद आएगा सांप्रदायिक पंचाट। 16 अगस्त 1932 में हुआ था सांप्रदायिक पंचाट। 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट होता है। उसके बाद पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 में होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1 4 3 2। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 34 में है, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने जैन साधु हरिविजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि प्रदान किए थे। अकबर ने किसे दिए थे? तो हरिविजय सूरी को। और यह उपाधि 1982 में अकबर ने जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जैन आचार्य को संपर्क में आए थे तब दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 में, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो हून शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला कौन शासक है? तो यशोवर्धन है जो हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदरसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 में, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अध ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2300 ईस्वी है दोस्तों। 2300 ईस्वी पूर्व है, ईसा पूर्व है। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन मिलता है। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच है। जबकि भारत में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को अधैतिहासिक काल माना गया है। कब से कब? 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अधैतिहासिक काल माना गया है। इसलिए सिंधु सभ्यता एक अधैतिहासिक काल है। अधैतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु
पढ़ा ना जा सका हो उसे अधऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसकी लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं हो, और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य मिला हो और पढ़ा भी जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 में। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा है? तो प्रथम शिलालेख में। अशोक ने प्रथम शिलालेख में कहा है कि पशु बलि की निंदा की गई है पहला शिलालेख में। अशोक की दूसरी शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरा में क्या है? मनुष्यों के लिए भी चिकित्सा होगी और पशुओं के लिए भी चिकित्सा होगी, ये दूसरे शिलालेख में है। अशोक की पांचवी शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पांचवी शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी। और अशोक के छठी शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के छठी शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो इस पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन है जो यूएसए में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कहाँ है? यूएसए में। यह एक प्रमुख ज्वालामुखी है। अमेरिका में के इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विनाशकारी ज्वालामुखी घटना माउंट सेंट हेलेंस से ही होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 38 में। 38 नंबर प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा झील है जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? लोनार झील, चिल्का झील, कोलेरू झील या पुलिकट झील? तो ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील है जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पुलिकट झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है। एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। इस झील की लंबाई 60 किलोमीटर लगभग है और इसका 96% भाग है जो आंध्र प्रदेश में है और 4% भाग तमिलनाडु में पड़ता है पुलिकट झील का। इस झील में मछलियों का एक समृद्ध विविधता पाई जाती है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर में। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो चार ऑप्शन है, इसमें से ब्राजील है जो भू आवेष्टित देश नहीं है। ब्राजील, जबकि अर्मेनिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया ये सभी है जो भू आवेष्टित देश है। ब्राजील भू आवेष्टित देश नहीं है। ब्राजील क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्या 5वां बड़ा सबसे देश है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया है। इसका सबसे आबादी वाला शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? साओ पाउलो है ब्राजील का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। भू आवेशित देश नहीं कौन है? तो ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र में पाया जाता है। यदि ये है तो इस क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। और कई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, जैसे नूर बोर राष्ट्रीय उद्यान और फ्लोरा एंड फौना संरक्षण उद्यान विक्टोरिया मरुस्थल में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 में। 42 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कड़ाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कड़ाईकनाल है जो तमिलनाडु के कहाँ पर स्थित है? पालनी पर्वत पर स्थित है कड़ाईकनाल। कहाँ? पालनी पर्वत पर। पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कड़ाईकनाल। यह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक पहाड़ी शहर है। तमिलनाडु में स्थित है। कौन शहर में पड़ता है? तो तमिलनाडु में के कड़ाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो पालनी पर्वत पर है और यह तमिलनाडु में पड़ता है। यह ग्रेनाइट चट्टानों, झीलों, झरनों और घास की पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 43 में। कहा जा रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बदल करके 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना 76 में हुआ, लेकिन उसी का नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया 1986 में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर।
इसमें है मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। तो मिट्टी की रचना निक्षेपण के द्वारा भी होता है, अपक्षय के द्वारा भी होता है और अपर्दन के भी द्वारा होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मिट्टी का रचना निक्षेपण, अपर्दन, अपक्षय प्रक्रिया द्वारा होता है। मिट्टी जीवाश्म एवं खनिज लवणों का मिश्रण होती है। मिट्टी, इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। और पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 होनी चाहिए। कितनी तक रहनी चाहिए पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान? 5.5 तक रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 45 नंबर प्रश्न में। 45 नंबर प्रश्न में 45 नंबर प्रश्न में भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का। यदि भारतीय थल सेना के कमांडो के बारे में देखें तो इसमें हम यदि देख लें दक्षिण पश्चिम में कौन है? दक्षिण पश्चिम में जयपुर हो गया दक्षिण पश्चिम में। और दक्षिण कमांड को यदि देखें भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमांड कहाँ है? पुणे में। पुणे में है दक्षिणी कमांड। भारतीय थल सेना का दक्षिणी कमांड पुणे में स्थित है। और भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में स्थित है। भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में स्थित है। और पूर्वी कमांड कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है पूर्वी कमांड भारतीय थल सेना का। भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 46 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ता आंदोलन का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 47 में याकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो यह याकोहामा रणनीति है जो किसके लिए किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए आपदा प्रबंधन से संबंधित है याकोहामा समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा आपदा प्रबंधन से संबंधित है। या किससे संबंधित है याकोहामा समिति? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन संबंध में विश्व में आने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए। यही समिति याकोहामा रणनीति के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 48 में कहा गया है दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न में है कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? कौन सी विशेष परिस्थिति है जो मानव और जीव मंडल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 49 में कहा गया है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो पंचेत बांध है जो दामोदर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा गया है कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हन राव थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति, आर्थिक नीति वर्ष 1991 में अपनाई गई थी। कब? 1991 में अपनाई गई थी। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हन राव थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 में। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पदार्थ क्या होगा? प्रतिचुंबकीय है होगा। जैसे जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल आदि क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। सन 1946 में फेराडे ने
देखा कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, उसने अनेक पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसके चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन किया और इस आधार पर पदार्थ के 3 वर्गों में विभाजित किया, एक प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, एक लौह चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में है, 53 नंबर प्रश्न में है, इसमें क्या दिया गया है, तो टेस्ला इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है, तो टेस्ला है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। टेस्ला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जिस क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाए उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 54 में एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो एमआरआई मशीन में किसका उपयोग होता है, चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चुंबकीय तरंगों का, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो 4 ऑप्शन है इसमें से गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 56 में निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग हीलियम का नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नाभिकीय ईंधन के रूप में हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ठीक है, जिनका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि हीलियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में। 56 में, प्रश्न नंबर 56 में कहा गया है कि कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है, तो कोशिका में जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मानव कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। मानव कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज किया था। उन्होंने कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में। 58 में कहा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है, तो किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। 4 ऑप्शन है इसमें से एक फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है, एक फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। इसे सर्वप्रथम 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंद से पेनिसिलिन नोटेप्ट से प्राप्त किया था। पेनिसिलिन को पीसीएन या पेन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 59 में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, ताकि दुर्घटना के वक्त ढूंढने में सरलता प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, जंतु वसा में समानता क्या होता है। जंतु वसा में समानता क्या होता है, तो जंतु वसा में समानता क्या होता है, संतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 में। प्रश्न नंबर 61 में है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो अपघटक वर्ग का सबसे अधिक संख्या होती है खाद्य श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अपघटक वर्ग का सबसे अधिक संख्या होती है खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 में। कहा गया प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। किसने, खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डीएनए का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम
संश्लेषित किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर, 63 की ओर। 63 में कहा गया शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में जो ऑक्सीजन है लाल रुधिर कणिका द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, लाल रुधिर कणिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 में हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यदि हम हीमोफीलिया को देखें तो हीमोफीलिया है जो अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 में कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कृत्रिम उपग्रह सुस्पष्ट रूप से किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है? तो डॉपलर प्रभाव के रूप में सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर एवं रिसीवर की सहायता से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 में। 66 में कहा गया है शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 में। 67 में कहा गया है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? इसमें से ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल है। शुक्र ग्रह के बादल सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की मोटी परत से बना है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से समानता रखने के कारण इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। यह सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 में। 68 में कहा गया किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किसमें भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए बल और दाब में बल और दाब की विमीय सूत्र समान नहीं होती है। बल का विमीय सूत्र होता है ml_t-2 ml_t-2, जबकि दाब का विमीय सूत्र होता है ml_1t-2। संवेग और आवेग का विमीय सूत्र समान है ml_t-1। संवेग और आवेग का विमीय सूत्र समान है ml_t-1। भार और बल का विमीय सूत्र समान है ml_t-2 और कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र समान है ml²t-2। तो किसमें विमीय सूत्र समान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब में विमीय सूत्र समान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 69 में। इसमें दिया गया तृतीय या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तृतीय या नीला थोथा के नाम से CuSO4 5H2O को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। CuSO4 5H2O को नीला थोथा के रूप में जाना जाता है। क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 को तृतीय या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। नीला थोथा का आणविक सूत्र CuSO4 5H2O होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 70 में है इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावी या नहीं होती है? किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावी या नहीं होती है? चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावी या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एड्स, हाइड्रोफोबिया और पोलियो इत्यादि प्रतिरक्षा प्रणाली एवं इम्यून सिस्टम प्रभावी रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक श्वसन तंत्र प्रभावी रोग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 में किया गया है किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ओ ब्लड समूह वाले में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ओ वाले में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए एंड बी दोनों एंटीजन होता है, जबकि ए बी वाला में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 72 में किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो कौन साइंटिस्ट था माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है? कार्ल एवं बेंदा ने
किस साइंटिस्ट ने? कार्ल एवं बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है, कार्ल एवं बेंडा ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, कार्ल एवं बेंडा ने किया है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। वर्ष 1947 वर्ष बाद कार्ल बेंडा ने 1898 ईस्वी में इसका नाम रखा था और 1857 ईस्वी में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने इसका खोज किया था, परंतु वह इसका नाम नहीं दे पाया था। यदि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का खोज के बारे में पूछे तो किसने किया था? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 ईस्वी में, जबकि बेंडा ने 47 वर्ष बाद, जबकि बेंडा ने इसका नाम रखा था, कार्ल एवं बेंडा ने इसका नाम 1898 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 में। 73 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? मीथेन गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, 74 की ओर। प्रश्न नंबर 74 में दिया गया है, इनमें से एल्यूमिनियम अयस्क है, तो एल्यूमिनियम अयस्क कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, इनमें से सभी। तो एल्यूमिनियम अयस्क है जो इनमें से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बॉक्साइट भी, क्रायोलाइट भी और कोरंडम भी, ये सभी एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 75 में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 20 से 120 दिन तक लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। 75 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।